तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब के बाद तुर्की से मोदी सरकार को लगा झटका। उत्तराखंड में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का तुर्की ने किया विरोध, मानव अधिकारों का बताया उल्लंघन। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डरी योगी सरकार। शामली में राहुल गांधी की एंट्री से पहले धारा 144 कर दी लागू, कांग्रेसियों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सरकार ने रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद बिजली का भी निजीकरण करने का किया ऐलान। तो बिजली के निजीकरण के फैसले से नाराज हुए कर्मचारी 48 घंटे के लिए बैठे धरने पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से बोले आजम खान, मुझे यूपी में न्याय की आस नहीं, दूसरे राज्य में मेरे केस कर दे ट्रांसफर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जैन समाज का समर्थन नहीं करने का किया ऐलान, कहा हमारी मांगों पर कभी जैन समाज ने नहीं दिया साथ। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की यूपी के मुजफ्फरनगर में मोदी और योगी की फोटो पर पोती गई कालिक, लोगों ने किया विरोध। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में मोदी की वंदे भारत ट्रेन पर दूसरी बार पथराव, लोगों ने जो है पत्थर फेंककर फोड़ दिए शीशे। सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सऊदी अरब के बाद मोदी सरकार को तुर्की से लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का तुर्की ने किया विरोध, मानव अधिकारों का बताया उल्लंघन। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में लगभग 4500 मकानों के ऊपर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए। राज्य में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने इन घरों को बुलडोजर द्वारा तोड़कर रेलवे की जमीन से हटाया जाएगा। जिन मकानों पर यह बुलडोजर चलाया जाएगा वह मकान मुसलमानों के हैं। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी को सऊदी के बाद तुर्की से बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब के बाद तुर्की ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के फैसले का विरोध किया है और इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने इस फैसले को बीजेपी सरकार से वापस लेने की मांग की है और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए कहा है, और कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों के साथ भारत में अन्याय हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। सरकार को इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए और मुसलमानों की रक्षा उनका कर्तव्य है क्योंकि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार को तुर्की से ये बड़ा झटका लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूपी के शामली में राहुल गांधी की एंट्री से पहले बीजेपी सरकार ने लगा दी धारा 144 लागू। जयदू साहब को बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दूसरे दिन पहुंच गई है। ये यात्रा बुधवार शाम शामली में संपन्न होगी। इसके बाद गुरुवार सुबह शामली से यात्रा फिर से शुरू होगी। इसी बीच शामली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले ही डीएम जसजीत कौर ने धारा 144 लागू कर दी है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी इस यात्रा को खत्म करने के लिए धारा 144 लागू कर रही क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बौखलाई हुई है क्योंकि हर किसी समुदाय का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है और राहुल गांधी लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है, इसीलिए धारा 144 लागू करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने बिजली को निजीकरण करने का किया ऐलान, विरोध में उतरे कर्मचारी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार ने लगातार सरकारी संपत्ति का निजीकरण कर रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली 3 बिजली कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। निजीकरण के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी सहित राज्य सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि राज्य की बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र में शिंदे गुट की सरकार ने जो है बिजली का निजीकरण करने का फैसला किया। कर्मचारियों ने इस फैसले को देखते हुए सरकार के सभी फैसलों का विरोध किया और कहा किसी भी कीमत पर हम बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिजली को बेच दिया गया या बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा और हम रोडों पर आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लगातार राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है, जिसका कर्मचारी सहित देश के युवा विरोध कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट से बोले आजम खान, मुझे यूपी में न्याय की आस नहीं, दूसरे राज्यों में भेज दें केस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान पर लगातार उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। इस बीच आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में न्याय की आस नहीं है, इसलिए जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं, जो हमारे ऊपर केस हैं, उन केसों
केसों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। हम दूसरे राज्य में जाकर इस केस को लड़ सकते हैं। आजम खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है हमसे बदला लेने की बीजेपी सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है और हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे मैं बहुत ही आहत हूँ। आजम खान ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे केस लड़े जाते हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो बीजेपी चाहेगी वो काम उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे सभी केसों को दूसरे राज्य में भेज दे, हम दूसरे राज्यों में जाकर अपने केस लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में कैंडल मार्च, धुआं उपवास का दौर, अवैध कब्जा हटाने के खिलाफ बड़ा होता जा रहा है विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को हटाने के फैसले का मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। पहले एएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदर्शन कर रहे बन भूलपुरा निवासियों के समर्थन किया और अब कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनका साथ देने का ऐलान कर दिया। वह आज इन लोगों के साथ एकजुटता दिखाएंगे और उपवास रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास में ही रेलवे की जमीन पर मुसलमानों के घर लगभग 70 सालों से बने हुए हैं, लेकिन अब रेलवे ने वो ज़मीन खाली करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति भी दे दिया। अब उनके घरों पर वीडियो चलाया जाएगा जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं और वह इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जैसे शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, वो कह रहे हैं कि हमें बिना कहीं अंत बसाए हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है। अगर सरकार को हमारे घरों पर वीडियो चलाना ही है तो पहले हमें कहीं पर बसा दे, क्योंकि हम ये इस ज़मीन पर लगभग 70 सालों से रह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के मुजफ्फरनगर में मोदी और सीएम योगी की फोटो पर शरारती तत्वों ने पोती का लिख। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो पर शरारती तत्वों द्वारा कालिक पोतने की घटना सामने आई है। इससे आक्रोशित होकर भाजपा नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की पुलिस से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि थाना क्षेत्र ककरौली में मंगलवार को कुछ शरारती तत्वों ने पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो पर कालिक पोत दी। थाना क्षेत्र ककरौली के गांव चौराबाला में बने यात्री शेड में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। इस तस्वीर से शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ कर कालिक पोत दी है। इसके बाद से ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। भाजपा नेताओं ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर दूसरी बार पथराव, 2 दिन में दूसरी घटना। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया है। इस घटना में ट्रेन के 2 कोच में लगी खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है। रेलवे ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जा रही थी, जब दार्जिलिंग जिले में फांसी देवी के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। पत्थर फेंके जाने के कारण हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस वे के 2 डिब्बे की खिड़कियों के शीशे टूट गए। यहाँ रेलवे के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जब मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास किया था, उसके बाद भी इस पर पथराव हुआ था, तब भी इसके शीशे टूटे थे। अब दूसरी बार ये घटना हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। जब गुजरात में बीजेपी ने ये ट्रेन चलाई थी तो लगातार इसका एक्सीडेंट जानवरों से होने लगा था, लेकिन अब लोग इस पर पथराव कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जैन समाज का समर्थन नहीं करने का किया ऐलान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जैन समाज के आंदोलन पर सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि जैन आंदोलन का मैं समर्थन कभी नहीं करूँगा। क्या वो मेरी माओ का समर्थन करते हैं? इनकी संख्या हमारे मुकाबले बहुत कम है, लेकिन जब जैन समाज का त्यौहार आता है तो सरकार इनके सामने घुटने टेक देती है। सारी मटन की दुकानें बंद की जाती हैं, कत्ल खाने बंद करने की बात होती है। जैसे दुनिया चलती है उस तरह ये देश चलेगा, या फिर अलग निज़ाम यहाँ क्यों चलेगा? जब उन्होंने कहा जब हमारी मस्जिदों के सामने डीजे बजते हैं, मस्जिदों के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है, रोजाना लव जिहाद के नाम पर परेशान किया जा रहा है, इन सबको लेकर जैन समाज ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, आज तक पूछा नहीं। जैन समाज अपनी लड़ाई खुद लड़े। अगर हमारे समर्थन चाहिए तो हमसे बैठकर बात करें, हम जरूर साथ देंगे। कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, फिर हम उनके पिछलग्गू क्यों ना बने। तो बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल की नई सरकार का नया फरमान, बोले देश में नहीं काम करेगा विदेशी सैलानियों का फोन। जब दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी दिनों की हलचल के बाद नेपाल में नई सरकार का गठन हो
हो चुका है। पूर्व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 165 सांसदों के साथ मिलकर अपनी सरकार का गठन कर लिया है और वे अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वहीं सत्ता में नई सरकार आने के बाद नया फरमान भी आ गया है, जिससे विदेशी सैलानी काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सरकार ने देश में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में अगर आप भी नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के MDMS लागू करने के बाद जो भी विदेशी नेपाल में आएगा उनका मोबाइल कुछ दिन बाद ही नेपाल में काम करना बंद कर देगा। नेपाल सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से फ़ोन लेकर आता है तो उसको एयरपोर्ट पर अपना फ़ोन पंजीकृत कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति पंजीकृत अपने फ़ोन को नहीं कराता है तो 15 दिनों के बाद उसका फ़ोन बंद हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब तक भारत या अन्य देशों से जो व्यक्ति आते थे वो अपना फ़ोन लेकर नेपाल में चले जाते थे तो उनका फ़ोन बंद नहीं होता था। सिम कार्ड भी जो है कम बंद होते थे, चेंज कर दिए जाते थे, लेकिन अब तो पूरा फ़ोन ही बंद नेपाल में हो जाएगा। आपकी क्या राय इस खबर में कमेंट में ज़रूर बताएं।